इस समय पूरे देश में जनगणना का पहला चरण चल रहा है। वर्ष 2026 की जनगणना के तहत अब भी मकान सर्वे का काम किया जा रहा है, लेकिन इस सर्वे के दौरान बहुत से लोग ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिन्हें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कुछ लोग जानबूझकर जो है गलत जानकारी दे रहे हैं। देखिए, जनगणना कोई सामान्य सर्वे नहीं है जो बार बार होता रहे। यदि आपको इसका महत्व नहीं पता है तो जान लीजिए कि जनगणना हर 10 साल में एक बार कराई जाती है। इस प्रक्रिया में सरकार नागरिकों से विभिन्न प्रकार की जानकारी एकत्रित करती है और इन्हीं आंकड़ों के आधार पर नई योजनाएं बनाई जाती हैं। पुरानी योजनाओं में बदलाव किए जाते हैं तथा कई नियमों को संशोधित भी किया जाता है। यही कारण है कि जनगणना के पहले चरण यानी मकान सर्वे के दौरान सही जानकारी देना बेहद जरूरी है। यदि आप गलत या अधूरी जानकारी देंगे तो आगे चलकर आपको ही परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अभी सबसे बड़ी समस्या यह देखने को मिल रही है कि जब जनगणना कर्मी लोगों के घर पहुंच रहे हैं तो कुछ लोग उन्हें किसी और उद्देश्य से आया हुआ समझ रहे हैं। कई लोगों को लगता है कि शायद वे किसी तरह का चंदा या पैसा लेने आए हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। भीषण गर्मी को देखते हुए जनगणना कर्मी सुबह 7 या 8 बजे ही लोगों के घरों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कई जगहों पर लोग दरवाजा तक नहीं खोल रहे। कुछ लोग उन्हें शाम को आने के लिए कहते हैं और जब वे शाम को पहुंचते हैं तो जवाब मिलता है कि अभी घर पर कोई नहीं है, कल आइए या फिर किसी और दिन आइए। जो महिलाएं, युवा या अन्य लोग इस तरह की गलती कर रहे हैं, उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि जनगणना कर्मी आपके घर पैसे लेने नहीं आते हैं। इसके अलावा जनगणना भी बार बार नहीं होती और न ही जनगणना कर्मी बार बार आपके घर चक्कर लगाते रहेंगे। यदि वे आपके घर आए हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उनका सम्मान करें, उन्हें बैठने के लिए स्थान दें और उनसे पूछी गई जानकारी सही सही उपलब्ध कराएं। यदि किसी कारण से आपका नाम या आपका मकान इस जनगणना में शामिल नहीं हो पाता है तो इसका नुकसान केवल आपको होगा, जनगणना कर्मी को नहीं। यदि आपका मकान सर्वे छूट जाता है तो आने वाले कई वर्षों तक आपको विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में कठिनाई हो सकती है। कई प्रकार की समस्याएं आपके सामने आ सकती हैं। यह जनगणना पूरे देश में एक साथ संचालित की जा रही है और इसी से इसकी अहमियत का अंदाजा लगाया जा सकता है। जिस प्रकार अब भी बिहार में SIR प्रक्रिया को महत्वपूर्ण माना जा रहा है, उसी तरह जनगणना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। याद रखिए, यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर अपनी जानकारी छिपाता है या अपने मकान से जुड़ी आवश्यक जानकारी देने से बचता है तो जनगणना अधिनियम 1948 के तहत उस पर 1000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसीलिए चाहे आप गांव में रहते हों, शहर में या किसी अन्य क्षेत्र में, जब जनगणना कर्मी आपके पास पहुंचे तो उनका सहयोग अवश्य करें। इतनी गर्मी में वे आपके घर तक आ रहे हैं, इसलिए उन्हें सम्मान पूर्वक बैठाइए और सही जानकारी प्रदान कीजिए। अब एक और बड़ी समस्या सामने आ रही है। जब जनगणना कर्मी लोगों से पूछते हैं कि उनके पास कोई वाहन या 4 पहिया गाड़ी है या नहीं, तो कई लोग साफ इनकार कर देते हैं, जबकि वाहन उनके घर में खड़ा दिखाई देता है। कई जनगणना कर्मियों ने बताया है कि सर्वे के दौरान उन्होंने घर के अंदर गाड़ी देखी, लेकिन पूछने पर लोगों ने कहा कि वह उनकी नहीं है, किसी और की है या पड़ोसी ने वहां खड़ी कर दी है। यदि आप इस प्रकार की गलत जानकारी देते हैं तो यह समझ लीजिए कि गलती और अपराध में बहुत बड़ा अंतर होता है। गलती अनजाने में होती है, लेकिन जब कोई व्यक्ति सोच समझकर और जानबूझकर गलत जानकारी देता है तो वह अपराध की श्रेणी में आ सकता है। कुछ लोग यह सोचकर तथ्य छिपाते हैं कि यदि सरकार को उनकी गाड़ी, अतिरिक्त मकान या जमीन के बारे में पता चल गया तो शायद उन पर टैक्स बढ़ जाएगा या उनसे सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन इस तरह की सोच के कारण गलत जानकारी देना अंततः उनके लिए ही नुकसानदायक साबित हो सकता है। जिस वाहन की जानकारी आप छिपा रहे हैं उसका बीमा कराया गया होगा। उसे खरीदते समय आपने आधार कार्ड, पैन कार्ड और अन्य दस्तावेज दिए होंगे। ये सभी जानकारियां पहले से रिकॉर्ड में मौजूद होती हैं। ऐसे में यदि आप जानबूझकर गलत सूचना देते हैं तो यह आसानी से पता लगाया जा सकता है। इसी प्रकार यदि आपके पास एक से अधिक मकान है, किसी दूसरे शहर या राज्य में भी संपत्ति है, गांव और शहर दोनों जगह घर हैं, लेकिन आप इन तथ्यों को छिपाते हैं तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में 3 साल तक की सजा और 1000 रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसीलिए किसी भी प्रकार की भ्रामक जानकारी देने से बचिए। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सरकारी भवनों या सरकारी क्वार्टरों पर कब्जा करके रह रहे हैं। कई राज्यों में ऐसे मामले देखने को मिलते हैं जहां लोग 15, 20 या 25 वर्षों से सरकारी क्वार्टर खाली नहीं कर रहे हैं। जब जनगणना कर्मी वहां पहुंचकर जानकारी मांगते हैं
तो कुछ लोग उस मकान और जमीन को अपनी निजी संपत्ति बताने लगते हैं, जबकि वास्तविकता यह होती है कि वह जमीन और भवन सरकार के स्वामित्व में होते हैं। यदि आपने किसी सरकारी क्वार्टर की मरम्मत करवाई है, उसे तोड़कर नया स्वरूप दे दिया है या उसमें कुछ बदलाव किए हैं, तो इससे वह संपत्ति आपकी नहीं हो जाती। इसलिए इस प्रकार की जानकारी छिपाना या गलत बताना उचित नहीं है। यदि मकान सरकारी है तो आपको वही जानकारी देनी चाहिए। यह नहीं कहना चाहिए कि वह आपकी निजी जमीन या आपकी पैतृक संपत्ति है। कुछ ऐसे मामले भी हैं जहां लोग किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। पहले वे किराएदार के रूप में वहां रहते थे, लेकिन बाद में उन्होंने उस मकान पर अधिकार जमा लिया। कई बार असली मालिक की मृत्यु हो जाती है और उसके परिवार को भी संपत्ति की पूरी जानकारी नहीं होती। ऐसे लोग अब यह सोच रहे हैं कि जनगणना के दौरान यदि वे उस संपत्ति को अपनी बता दें तो भविष्य में उस पर दावा करना आसान हो जाएगा। लेकिन यह बात ध्यान रखिए कि जनगणना में दी गई जानकारी को आप किसी संपत्ति के मालिकाना हक के प्रमाण के रूप में अदालत में पेश नहीं कर सकते। जनगणना के दौरान जो भी जानकारी आप देते हैं उसे सार्वजनिक रूप से जारी नहीं किया जाता और न ही वह किसी संपत्ति के स्वामित्व को साबित करने वाला कानूनी दस्तावेज माना जाता है। एक और बात सामने आ रही है कि कुछ लोग खुद को जरूरत से ज्यादा गरीब साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। अक्सर लोग यह सवाल उठाते हैं कि कई ऐसे परिवार हैं जिनके पास बड़े बड़े मकान हैं, फिर भी उनके पास राशन कार्ड मौजूद है। अब कुछ लोग सर्वे के दौरान ये कहने लगते हैं कि जिस मकान में वे रह रहे हैं वह उनका नहीं है, वे केवल किराएदार हैं। कुछ लोग यह भी बताते हैं कि मकान लोन लेकर बनाया गया है। लेकिन यहां यह समझना जरूरी है कि सर्वे का उद्देश्य यह जानना नहीं है कि मकान किस पैसे से बना या लोन से बना। सर्वे में मकान और जमीन से जुड़ी मूल जानकारी ली जा रही है। जब आपका मकान सर्वे किया जा रहा है तो आपसे यह पूछा जा रहा है कि मकान का मालिक कौन है, मकान का प्रकार क्या है, वह कच्चा है या पक्का, फर्श किस प्रकार का है और उससे जुड़ी अन्य बुनियादी जानकारी क्या है। इसलिए खुद को गरीब दिखाने या वास्तविक स्थिति छिपाने की कोशिश करना ठीक नहीं है। यदि कोई व्यक्ति पहले से ही किसी योजना का गलत लाभ ले रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई कभी भी हो सकती है। ये केवल जनगणना तक सीमित मामला नहीं है। अब बात करते हैं उस डर की जो कई लोगों के मन में बैठा हुआ है कि जनगणना के बाद उन पर टैक्स का बोझ बढ़ जाएगा। इस बात को भी सही तरीके से समझने की जरूरत है। पिछली जनगणना को लगभग 10 वर्ष से अधिक समय बीत चुका है। इस दौरान कई लोगों की आर्थिक स्थिति बदली है। पहले किसी का मकान छोटा था, कच्चा था या उस पर कम टैक्स लगता था, लेकिन अगर आज उसी स्थान पर बड़ा और आधुनिक मकान बन चुका है तो स्वाभाविक रूप से उससे जुड़ी कर व्यवस्था भी अलग हो सकती है। इसी उद्देश्य से यह जानकारी आप तक पहुंचाई गई है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो और इससे कुछ समझने को मिला हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।